कविता की विदाई के वक्त उसकी माँ ने एक ही बात उसके पल्ले बांधी, और वो ये कि भाई किसी की बात को कभी ना मत बोलना। कविता, ओ कविता। कविता जो कि बाल बना रही थी। हाँ जी, बेटा जरा पीने को पानी देना। कविता ने न आव देखा न ताव, हाथ में बाल लगा हुआ कंघा लेकर दूसरे हाथ में पानी का ग्लास लेकर पहुंच जाती है सासू के पास। लाला बहू, छी, ये तो पूरे ग्लास में बाल लगे हैं। ओह सॉरी माँ जी, वो क्या ना मैं बाल झाड़ रही थी। हाँ तो झाड़ लेती फिर दे देती पानी। माँ जी वो तब तक देर हो जाती ना। अरे तो बोल देती मैं किसी और से ले लेती पानी। क्या बोलती थी माँ जी कि मैं आपको पानी नहीं दूंगी? नहीं बोल सकती आपको। आप ये बोल रही हैं मेरी माँ ने ना बोलने से मना किया है, आप जानती है ना। सास सर पर हाथ रख लेती है और पानी का ग्लास टेबल पर रखकर खुद ही पानी लेने उठ जाती है। पता नहीं यहाँ के लोगों को क्या बीमारी है, एक तो काम करके दो और ऊपर से। तभी पति की आवाज़ आती है, कविता, ओ कविता जरा जल्दी से आना। कविता जिसके हाथ में पानी का ग्लास था, वो पानी का ग्लास लेकर सीढ़ियों पर भागती है, जिससे सीढ़ियों में पानी गिरता है और पानी में पैर पड़ने से कविता का पैर फिसलता है और पैर फिसल जाने के बाद वो गिर जाती है। पति को ज़ोर से कविता के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो भागकर उसे पकड़ता है, लेकिन ये क्या, वो भी कविता के साथ ही गिर जाता है। अरे क्या हो रहा है, ये कैसे गिरे पड़े जा रहे हो? बहू तू इसे लेकर गिरी है या ये तुझे लेकर गिरा? माँ जी वैसे तो हम दोनों ही एक दूसरे के प्यार में गिरे पड़े हैं, लेकिन फिलहाल तो मैं पहले गिरी, मेरा देखा देखी ये भी कूद पड़े। देखा देखी कूद पड़े। अरे यह कोई स्विमिंग पूल है? अरे कोई सीढ़ी से गिरता है क्या? अरे माँ मैंने इसको बुलाया, ये नीचे से पानी का ग्लास लेकर आ रही थी, पानी सीढ़ी पर गिरा, ये पानी में फिसली और ये गिरी और ये चिल्लाई तो मैं आया तो मैं भी गिरी और ओफो क्या आया गया गिरी उठी क्या लगा रखा है? बहू पानी का ग्लास लेकर क्यों भागी ऊपर? वो माँ जी इन्होंने कहा था कि तुरंत ऊपर आ जाओ। तो ग्लास किचन में रखकर चली जाती तो क्या हो जाता? माँ जी प्लीज़ आप फिर गलत बात बोल रही हैं। मैं पानी रखने किचन तक जाती तो देर नहीं हो जाती क्या? फिर मैं क्या कहती इनको कि मैं नहीं आ रही हूँ तुरंत, क्योंकि पहले मैं ग्लास रखने किचन में जा रही हूँ। कुछ भी ना माँ जी, आपको पता है ना मेरी माँ ने कहा था कि। अरे तो अब क्या करोगी? बोलो क्या करोगी? अब गिर गया, सारा कपड़ा खराब, जो काम था वो भूल गया यार तुम ना। पति और सास चले जाते हैं, लेकिन कविता के लिए तो वही एक सवाल रह जाता है, यार मैंने गलत क्या किया? मैं तो टाइम पर हाँ का जवाब दे देती हूँ। जैसे तैसे जिंदगी बहू के साथ चल रही थी। सास देखती कि कविता सारा दिन काम में लगी रहती है, उसे जो जो बोलता वो उस पर हाँ करके काम करने लगती। कविता उनकी छोटी बहू थी, जिसकी हाँ पर हाँ जी का फ़ायदा उसकी बड़ी बहू उठा रही थी। कविता, ओ कविता ज़रा ये सब्ज़ी तो काट दे। जी भाभी अभी काट देती हूँ। अरे लेकिन बहू तू तो नाश्ता कर रही है ना, खा ले पहले, वैसे भी पूजा पाठ करते करते तू थक जाती है, खा ले। नहीं माँ जी मैं पहले सब्ज़ी काट देती हूँ, वरना भाभी को बुरा लग जाएगा। अरे ला मैं सब्ज़ी काट देती हूँ, वैसे भी खाना तो दोपहर में बनेगा। पर माँ जी भाभी ने तो मुझे बोला है ना। कविता सब्ज़ी काट रही होती है कि सास को गुस्सा आ जाता है। कविता ला ये सब्ज़ी मुझे दे और मेरे लिए पानी लेकर आ। वनीता यानी कि बड़ी बहू समझ जाती है कि सास कविता का साथ दे रही है, तो उसे भी गुस्सा आ जाता है। माँ जी मैंने कविता को ज़रा से सब्ज़ी काटने को क्या कह दिया? आपको तो बुरा लग गया? मैं जो सारा दिन बैठकर खाना बनाती हूँ वो कभी नहीं कहा आपने कि ला मैं रोटी बना दूँ। वनीता कविता सीधी है, उससे कोई काम करवाने से पहले देख लिया करो कि वो क्या कर रही है। सुबह से जाकर अब नाश्ता करने बैठी थी और तुम उसे सब्ज़ी काटने में लगा रही हो। माँ जी तो क्या सब्ज़ी नहीं बनेगी? अरे वो कब खाना खा रही है, क्या कर रही है, ये देखकर घर का काम बोला जाएगा क्या उससे? सब्ज़ी तो कट रही है ना बहू, आप शांत हो जाओ। सास बड़ी बहू को समझा रही होती है कि ननद आ जाती है। अरे मेरी बेटी कैसी है बेटा, कैसे आना हुआ? वो क्या है ना माँ, शाम को ज़रा बड़ी मार्केट जाना है इनके लिए लुंगी लेने।
तो इसके लिए कविता भाभी की वो लाल वाली साड़ी लेने आई हूँ जो आपने उन्हें विदाई में दी थी ना। लाल वाली, वो भारी वाली? तू वो लुंगी लेने जाने के लिए पहनेगी? अरे ऐसा क्या भाई? क्या है माँ, हमेशा मजाक उड़ाती रहती हूँ। कविता भाभी, ओ कविता भाभी। भाभी आ जाती है एक ही आवाज़ पर। अरे बिट्टी कैसी हो, कैसे आना हुआ? बैठो ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे भाभी रहने दो, माँ तब तक और 4 बातें सुना देंगी। आप ना बस वो लाल वाली साड़ी है ना जो विदाई में आपने पहनी थी, वो दे दो ना। कविता थोड़ा शांत हो जाती है क्योंकि वो साड़ी वो ननद को नहीं देना चाहती है। कविता सास की ओर देखती है, सास समझ जाती है। क्या हो गया भाभी, नहीं देनी क्या साड़ी? तो ना बोल दो। अरे वही बोलना तो नहीं आता है ना, नहीं बोल पाती है। माँ प्लीज़ चुप ही करो। भाभी ज़रा जल्दी लेकर आओ ना, हम लोगों को जाना भी तो है फिर। कविता मन मारकर ननद को साड़ी लाकर देती है। अच्छा भाभी चलती हूँ, वो क्या है ना ज़रा बाज़ार। हाँ लुंगी लेने, वो भी हज़ारों की साड़ी पहनकर। कविता सास को देखती है और अंदर जा रही होती है कि कविता बेटा, ससुराल में सबकी बात मानना सही है, लेकिन इतना भी हाँ मत बोला करो कि कोई तुम्हारा फ़ायदा उठा ले। पर माँ जी, माँ ने तो कहा था कि ना नहीं बोलना है। अरे लेकिन बेटा, जहाँ तुझे तकलीफ़ हो वहाँ तो ना बोल दिया कर। नहीं माँ जी, ये ठीक नहीं है। कविता जैसे ही कमरे में जा रही होती है। कविता मैं बहुत थक गई हूँ, ज़रा कमरे में अदरक वाली चाय तो पकड़ा दी। और हाँ माँ जी, मैं ना कविता के हाथ की ही चाय पीऊँगी। चाची मेरे लिए एक गिलास पानी ले आना। तभी कविता का पति भी आ जाता है। कविता, मेरे कपड़े वॉशरूम में रख दो, मैं नहाने जा रहा हूँ। कविता सभी घर वालों का काम करके सास के पास आती है। सास उसकी हालत देखकर सोचती है कि इसे ना बोलना कैसे सिखाए। अगले रोज़, कविता, आज तेरे मम्मी पापा आ रहे हैं। वनीता बहू, तुम दोनों मिलकर मेहमानों के लिए कुछ अच्छा खाने को बना लेना। माँ जी वो क्या है ना, मैं आज हाथ में मेहंदी लगवा रही हूँ, सावन चल रहा है ना, तो खाना तो नहीं बना पाऊँगी। कविता तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे माँ बाप क्या खाने से खुश हो जाएंगे, है ना, तो तुम अकेले ही खाना बना लेना। हाँ जी, मैं बना लूँगी भाभी। कविता सारा दिन लगकर खाना बनाती है, सबके लिए सारा इंतज़ाम करती है। कविता के माता पिता आते हैं तो सामने खड़ी होती है थकी हारी कविता। बहन जी, बुरा न माने तो एक बात बोलूं? वो क्या है ना, कविता शादी के बाद उतनी चमक नहीं रही जैसे शादी से पहले। क्या हो गया, कुछ बात है क्या? उसका कारण भी आप ही है समधन जी। वैसे अब मैं क्या बोलूं, कुछ देर रहिए, खुद ही समझ जाइएगा। बस फिर क्या, कविता खाना लगाती है। एक एक करके खाना लगाकर जैसे ही वो खाना खाने बैठती है, बहू ज़रा मेरे कमरे से चश्मा तो ले आ। कविता चश्मा लाकर बैठी होती है कि वनीता का बच्चा बोल पड़ता है। चाची मुझे ये नहीं, मुझे मैगी खानी है, मैगी बना कर लाओ। कविता मैगी बनाकर बैठ रही होती है कि जेठानी बोल पड़ती है। कविता वो मेरे हाथों में तो मेहंदी है ना, तो ज़रा मुझे एक बड़ा चम्मच धोकर तो देना। हाय रे, कविता उन्हें चम्मच देकर बैठी होती है कि ननद आ जाती है। भाभी क्या है, ब्लाउज तो दिया ही नहीं आपने, जल्दी से लेकर आइए, चलिए। माँ देखती रहती है कि ये क्या हो रहा है। बेटा, कभी किसी को ना भी बोल दिया कर। बस सासू माँ को तो इसी बात का इंतज़ार था। देखा बहू, तेरी माँ अब क्या बोल रही है, तू कभी ना भी कर दिया कर। कविता जो थकी बैठी थी वो सास की बात सुनकर रो पड़ती है, सास को गले लगा लेती है। तभी कविता के पिता, कविता जरा चावल तो देना। पापा खुद ले लीजिए, माँ को बोल दीजिए, अभी मैं रो रही हूँ। कविता की बात पर पूरा घर हंस पड़ता है और अब कविता वहीं हाँ करती है जहाँ वो कंफर्टेबल होती है। लंबी नाक वाली स्नेहा की शादी हो जाती है मोहन से। दरअसल ये जोड़ी इसलिए बनती है क्योंकि मोहन के कान बड़े होते हैं। क्या है स्नेहा, सारा दिन खिड़की में नाक बाहर करके खड़ी होती है, क्या हो गया? माँ जी, मुझे लग रहा है कि कोई हम लोगों के घर कमल ककड़ी की सब्जी लेकर आ रहा है। तभी बेल बजती है और पड़ोसन आकर खड़ी हो जाती है।
ये लो मोहन की मम्मी कमल ककड़ी की सब्जी, जरा खा के बताओ तो कैसी बनी है। हाँ। पड़ोसन चली जाती है। खैर यही तो फायदा है तेरी लंबी नाक का, कहाँ क्या बन रहा है, कौन क्या लेकर आ रहा है, सब पता रहता है तुझे। दोपहर को सारे बैठकर खाना खाते हैं। अरे वाह, ये कमल ककड़ी की तो सब्जी सच में बहुत स्वादिष्ट है। बहू जरा पड़ोसन को कटोरी देने जाना तो रेसिपी पूछ कर आना। जी माँ जी, क्यों नहीं, फिर हम भी बनाएंगी वो कढ़ाई भर कर। हाँ। बात आई गई हो जाती है। फिर एक दिन, अरे मोहन की माँ कटोरी भी खा गई क्या? इतनी अच्छी सब्जी बनी थी। अरे आओ आओ बहन जी, क्या सब्जी थी, मजा आ गया खाकर। वो मैंने तो बोला भी था स्नेहा बहू को कि कटोरी भी दे आए और रेसिपी भी पूछ ले, लेकिन ये आजकल की बहू याद हो तब ना। वैसे कैसे बनाई थी सब्जी ये भी तो बता दो। पागल समझी हो क्या जो अपनी कला को आम कर दूं? हैं? ना ना, कल फिर बनाऊंगी, इसी कटोरी में दे जाऊंगी। पड़ोसन के जाने के बाद सास को गुस्सा आ जाता है। पता नहीं क्या समझती है, मेरे घर से तो सलवार में नाड़ा भी कैसे डाले सीख कर जाती थी। अरे कुछ नहीं आता था इसको, मैंने सिखाया मैंने। आज देखो आकड़े इसकी। कोई बात नहीं माँ जी, कल इसके घर बन रहा है ना, हम भी उसी समय बनाएंगे। अरे लेकिन कैसे बहू? अरे कोई टेंशन ना ले माँ जी। अगले दिन बहू किचन में खड़ी हो जाती है। गैस के सामने ही खिड़की और खिड़की के सामने ही पड़ोसन का किचन। बहू नाक से सूंघना शुरू कर देती है। अभी तो ये सरसों का तेल गरम कर रही है। अब हींग। पड़ोसन के घर से सूंघ सूंघ कर बहू सेम टू सेम सब्जी बना लेती है। और जैसे ही पड़ोसन फिर कटोरी में सब्जी लेकर आती है, ये लीजिए चाची, आप भी खाइए सब्जी, मैंने बनाई है, बिल्कुल वैसी जैसी इस कटोरी में है। पड़ोसन सब्जी खाती है और कहती है, हाय दैया, ये तो बिल्कुल ट्रू कॉपी है। तो बहन तुम अपनी कटोरी लेकर वापस जाओ, वो क्या है ना, हम लोगों के घर कढ़ाई भरी है। हाँ। बहू की लंबी नाक पर सास को तो गर्व होता है, वहीं बहू भी समय समय पर लंबी नाक का प्रयोग करती ही रहती। एक बार स्नेहा पति के साथ बाजार में घूम रही होती है कि एक औरत उसे देखकर हंसती है। देखो बेटा, कितनी लंबी नाक वाली आंटी है ये। यार तुम्हारे साथ घूमने में यही दिक्कत है, लोग मजाक बड़ा उड़ाते हैं। तभी छोटा बच्चा बोल पड़ता है, और मम्मी उन अंकल के कान तो देखो, कितने बड़े बड़े हैं। हो गया, लेकिन हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें तो आदत हो गई है। चलिए अब। वो लोग बाजार से घर जा रहे होते हैं कि अफरा तफरी मच जाती है। भागो भागो, यहाँ बारूद है, भागो, बम फट सकता है। अरे मैडम सर, आप लोग जल्दी से निकल जाइए, यहाँ बारूद है। लेकिन हम लोगों ने तो पूरी शॉपिंग भी नहीं की। अरे मैडम, जिंदा होगी तब तो करेंगे ना शॉपिंग। हम लोग बारूद ढूंढ रहे हैं, जैसे ही पता चल जाएगा उसको डिफ्यूज कर देंगे, फिर कर लेना शॉपिंग जितनी मर्जी। ढूंढ रहे हैं तो गलत दिशा में क्यों जा रहे हैं? वहाँ उस साइड है बारूद। अरे वो कल रात में पुलिस के खोजी कुत्तों ने मटन खा लिया था, तो वो सुस्ता के सो रहे हैं। अब हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि ये मेरी बीवी है ना स्नेहा, ये सुनकर बता सकती है। अरे बताओ तो जरा बारूद कहाँ है? स्नेहा अपनी लंबी नाक से सूंघ सूंघ कर पुलिस वालों को बारूद के पास ले जाती है। अरे मैडम शुक्रिया, सही समय में आपने इसे ढूंढ लिया, वरना तो पता नहीं कितने लोगों की जान को खतरा होता। अच्छा मैम, ये 1 लाख का इनाम पुलिस वालों की तरफ से। भाई अब तो स्नेहा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो घर में सासू माँ के सामने कहती है, वैसे मानना पड़ेगा सासू माँ, भले ही मेरे पिताजी ने दहेज ना दिया, लेकिन सोने सी बेटी दे दी। ये देखिए, 1 लाख जीते हैं आज मैंने। वाह माँ वाह, क्या बात है माँ, कल मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स डे है, टाइम से आ जाना, पेरेंट्स का गेम भी होगा। तेरी माँ से भागा तो जाता नहीं, क्यों इसकी नाक कटवा रहा है?
वैसे भी लंबी ज्यादा ही तो है। पापा हर वक्त माँ का मजाक ना बनाया करो, और जैसी भी है मेरी माँ है। बड़े आए। आज वो छोटा बच्चा क्या बोल रहा था आपके बारे में बताऊं क्या? खैर, स्नेहा बेटे के स्कूल जाती है जहाँ स्पोर्ट्स के लिए सभी माता पिता को बुलाया जाता है। आप लोग अगर इस खेल में जीत जाते हैं तो आपके बच्चों के रिजल्ट में 10 मार्क ऐड कर दिए जाएंगे। अरे वाह माँ, पूरी कोशिश करना कि आप जीतो। पर बेटा मैं भाग नहीं सकती, दौड़ने से मुझे सांस चढ़ जाती है। मेरा हारना पक्का समझ बेटा। अरे ठीक है ना माँ, खेल शुरू होने से पहले कौन हार मान लेता है। तो आप लोगों को ये नींबू चम्मच रेस में मुंह में चम्मच और उसके ऊपर नींबू रखकर उस लाइन तक भागना है। जो अच्छे से भागेगा वो जीत जाएगा, ठीक है? बस फिर क्या था, जहाँ लंबी नाक के बीच में नींबू फिक्स हो जाता है, वहीं दूसरों के चम्मच से नींबू बार बार गिर जाता है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती हूँ, इससे मैं भले फर्स्ट आऊं, कम से कम नींबू तो नहीं गिरेगा। स्नेहा धीरे धीरे सबसे पहले पहुंच जाती है क्योंकि उससे पहले ही सबके नींबू गिर जाते हैं। वाह माँ, तुम्हारी लंबी नाक ने तो कमाल ही कर दिया। मेरे तो 10 मार्क पक्के। स्नेहा घर आती है और सास को सारी बात बताती है। वाह बहू वाह, तेरी लंबी नाक ने तो कमाल ही कर दिया। तभी पति चिल्लाता हुआ आता है। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? कल दुकान में जो तुम घूम घूम कर शॉपिंग कर रही थी और एक जूते वाले दुकानदार को तुमने कहा था ना कि कल दे देना 500, आज वो मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। अरे ये कैसे? चलिए मैं भी चलती हूँ, बात करते हैं। 500 रुपए की छोटी रकम तो नहीं होती। हाँ हाँ, तुम तो माधुरी दीक्षित हो ना, जो तुम्हें देखते ही पहचान जाएगा। स्नेहा पति के साथ उस दुकान में जाती है जहाँ दुकानदार उसे देखते ही कहता है, अरे मैडम, ये आपके कल के 500। कोई लंबे कान वाला आया था पैसे मांगने। अरे वो मैं था, इनका पति। कल मैं भी तो इनके साथ था, मुझे तो नहीं पहचाना आपने। अरे कैसे बात करते हैं साहब, मैंने तो अभी भी नहीं पहचाना। अब मैडम की नाक से मैंने मैडम को पहचाना। माधुरी की स्माइल और मैडम की नाक, कुछ तो खास होना चाहिए ना साहब। अब बाजार में तो रोज 200-300 लोग आते हैं, किस किस को पहचानो। मतलब खास है मेरी नाक, क्यों? अरे बिल्कुल मैडम, कोई शक? स्नेहा पति की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहती है, दुनिया तो मान गई जनाब, अच्छा होगा कि आप भी जल्दी ही मान जाए। अरे क्या सारा दिन ये सड़ा सा पैजामा पहनकर घुमा करती है? अरे कभी चुन्नी वाला सूट भी पहना कर। चुन्नी वाला सूट, उस पे कौन सा बड़ा काम है? ये लो। राधा अंदर जाती है, पजामे के ऊपर ही कुर्ता और दुपट्टा डाल आती है। हैप्पी सासू माँ, अब तो पैजामे से कोई दिक्कत नहीं है ना? सास राधा को देखती है। हाँ कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन बहू तो बहू की तरह ही अच्छी लगती है ना। अरे बिंदी लिपस्टिक लगाया कर। अगले दिन राधा पजामे के ऊपर ऊंची सी साड़ी पहनकर तैयार होकर आती है। ससु माँ, चाय ले लीजिए। अरे राधा, ये क्या झोकर बनी हुई है? अरे साड़ी के नीचे से पजामा दिख रहा है। अरे तो कोई बात नहीं है ना ससु माँ, आप ही को तो बहू ऐसी चाहिए थी ना, बहू जैसी। अब मैं क्या करती? तभी वहां श्याम आ जाता है। अरे राधा, माँ के कहने का मतलब है कि साड़ी मतलब सिर्फ साड़ी। आप भी ना पागल हो गए हैं क्या? सिर्फ साड़ी तो सत्यम शिवम सुंदरम की जिन्नत अमान ने पहनी थी। अरे लोग देखते तो थे जी भर भर के, लेकिन आंखें बंद करके। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे ना? अरे बस बस श्याम, तू चुप हो जा। ये औरतों के बीच में मत बोला कर। वैसे भी तेरी बीवी को पढ़ाई लिखाई के सिवा आता क्या है? कल को सिर्फ साड़ी पहनकर निकल आई ना बाबा ना, हंगामा हो जाएगा। अरे बहू, वो कहना ये चाह रहा था कि नीचे ये तू जो पजामा सजा लेती है ना, वो नहीं पहनना है ना? राधा सास की बात सुनकर परेशान सी हो जाती है। वो समझ नहीं पाती कि उसे क्या करना है। मैं कैसे इन लोगों को समझाऊं कि मैंने बचपन से ही सिर्फ पैजामे ही पहने हैं। मेरी शादी के दिन भी लहंगे के नीचे पजामा ही तो था। अरे किसी को पजामे से क्या दिक्कत हो सकती है? क्या करूं मैं?
राधा रोने लगती है, जिसे उसका पति देख लेता है। अरे अरे मेरी प्यारी राधा, रो क्यों रही हो? अच्छा चलो, शाम को तुम्हें घुमाने लेकर चलता हूँ, और इतना ही नहीं, मैं तुम्हें शॉपिंग भी करवाऊंगा। राधा ये सुनकर खुश हो जाती है। ओह, आइसक्रीम के साथ शॉपिंग, वाह! मैं भी लिस्ट बना लेती हूँ कि क्या क्या लेना है मुझे। बस फिर क्या था, राधा बैठ जाती है लिस्ट बनाने। माँ देख, तेरी सारी समस्या का मैंने समाधान कर दिया। अरे ऐसा क्या कर दिया? पजामे वाली को छोड़ दिया क्या तूने? अरे कैसी बात कर रही हो माँ? पजामे वाली नहीं, राधा नाम है उसका। तभी डोरबेल बजती है और पड़ोस की चाची घर आती है। उनके हाथ में एक पजामा होता है। अरे मैंने सोचा कि ये कपड़ा सड़क पर गिरा था, किसी ने सुखाने डाला होगा। अब ना ये पेटीकोट जैसा था, ना ही पतलून जैसा। तभी मैं समझ गई ये राधा बहू का पजामा होगा। तो पहनती है ना ये। अरे चाहे पार्टी वेयर हो या फिर घर का कपड़ा। तुम्हारे बेटे की शादी के एल्बम देख रही थी, बहू ने तो लहंगे के नीचे भी पजामा पहना था। ठीक है चाची, दे दिया ना पजामा। अब पजामा पुराण मत सुनाओ, चली जाओ। चाचा जी के खांसने की आवाज आ रही है, जाकर पानी दे आओ उन्हें। अरे हाँ हाँ, जोरू का गुलाम जा रही हूँ मैं। चाची के जाने के बाद अरे अड़ोस पड़ोस वालों को बोलकर क्या फायदा होगा बेटा? अब तो घर मशहूर हो जाना ही है पजामे वाली बहू के नाम से। तभी वहां ससुर आ जाते हैं। अरे वो पीछे वाले घर के शर्मा जी ने तो घर के पोस्टल एड्रेस में यही लिखना शुरू कर दिया है, पजामे वाली बहू के घर के पीछे गली नंबर 7। अरे बस बस, आ गए तुम। दुकान आज जल्दी बंद कर दी। अरे क्या करूं, ये टाइट पैंट पहनकर बैठा नहीं जाता दुकान में। ज्यादा देर हुई तो थोड़ी देर पीठ सीधी करने घर चला आया। वैसे आज माँ बेटा साथ में क्या बातें कर रहे हैं? हाँ अरे हाँ, बातों से याद आया। बोल रहा है कि पजामे वाली प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लाया है। जरा बता दो बेटा, क्या समाधान निकाला है? वो मैं ना माँ आज राधा को शॉपिंग के लिए ले जा रहा हूँ। अरे बेटा क्या बात है, कितनी अच्छी बात है। हाँ माँ, इतना ही नहीं, वो तो पूरी लिस्ट तैयार कर रही है कि वो क्या क्या खरीदेगी। जब इतना खरीदेगी तो कुछ अलग तो पहनेगी ही ना। उधर राधा बाजार जाने के लिए पजामा टी शर्ट पहनकर तैयार हो जाती है। चलिए जी, मुझे काफी सामान लेना है। पति श्याम उसे बाजार ले जाता है, जहां राधा एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 12 पजामे खरीदती है, वो भी अलग अलग रंगों के। और वो सारे पजामे लेकर घर आ जाती है। अरे आ गई बहू रानी, क्या लेकर आई हो? पिताजी ये देखिए, आपके लिए ये पजामा लेकर आई हूँ, प्योर खादी का है। पैंट लुक में इसे आप दुकान में भी पहनकर जा सकते हैं। और खुद कह लिए ये 12 पजामे, हर रंग, हर प्रिंट के। राधा अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन सास सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। हाय रे फूटी किस्मत, भाग्य में साफ सुथरी सजी धजी बहू दिखना लिखाई नहीं है तो क्या किया जा सकता है। अरे बाजार गई भी तो क्या लेकर आई, ये सड़े पैजामे। राधा इस बार फिर सास का रोना सुन लेती है। मैं क्या करूं भगवान, साड़ी में डर लगता है कि कहीं फंस कर गिर न जाऊं। माँ जी को पजामे से नफरत है, लेकिन एक अच्छी बहू होने के नाते मैं अपना पहनावा माँ जी के लिए जरूर बदलने की कोशिश करूंगी। हाँ भगवान जी। अगले दिन राधा बिना पजामे वाली साड़ी पहनकर सास के पास खड़ी हो जाती है। हाय रे, सूरज आज कहाँ से निकला है? अरे राधा बहू ने साड़ी पहनी है, वो भी पजामे के बिना। अरे वाह वाह बहू, तू तो राजकुमारी लग रही है। अरे लेकिन एक जगह खड़ी क्यों है? वो माँ जी, इसलिए कि मैं गिर सकती हूँ। अरे हाँ जी, हमने तो 4 तल्ले के मकान को एक कर रखा था, ऊपर नीचे सारा घर संभाला था, वो भी साड़ी में। अरे कैसे गिरेगी तू, मैं भी तो देखती हूँ। जा छत से कपड़े लेकर आ। ना माँ जी, मुझसे नहीं होगा, मैं गिर जाऊंगी साड़ी में फंसकर। लेकिन सास नहीं मानती और राधा को साड़ी पहनकर छत पर जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो सारे सूखे कपड़े लेकर उतर रही होती है तो सीढ़ियों से गिर जाती है। फिर क्या? ओह, इनको काफी गहरी चोट आई है। लगता नहीं कि नहीं डॉक्टर साहब,
ऐसा मत बोलिए। अरे सारी गलती मेरी है डॉक्टर साहब, मेरी बहू को बचा लीजिए। अरे हाँ, वो बच जाएंगी लेकिन चोट भरने में देर लगेगी। धीरे धीरे राधा ठीक हो जाती है और एक दिन जब पहली बार वो ठीक होकर कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि सास, ससुर, पति सब पैजामे पहनकर खड़े होते हैं। देखा बहू, कैसा लग रहा है ये पैजामा? वैसे बहू सही में ये बड़ा कंफर्टेबल है। हाँ, अरे अब तो इसे पहनकर मैं इतने आराम से दुकान में बैठता हूँ कि कितने ही ग्राहक क्यों ना आ जाए, फटाफट काम होता है। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैं साड़ी पहनने की पूरी कोशिश करूँगी। अरे नहीं नहीं बहू, मुझे माफ कर दे। तूने घर के लिए मेरे लिए बहुत त्याग किया। बेटा इंसान पहनावे से नहीं बल्कि अपने कुशल व्यवहार से सबका प्यार पाता है। हमें तो अब बस पजामे वाली ही बहू चाहिए। सीमा शादी करके अपने ससुराल आती है। उसकी ससुराल में सास कांता और ननद पूजा रहती थी। सीमा के गृह प्रवेश की रस्म होती है। आसपास की सारी पड़ोसन कांता के घर बहू का स्वागत करने आती हैं। कांता बहू की आरती उतार कर कहती है, बहू अपने दाहिने पांव से कलश को अंदर की साइड गिरा दो, जिससे घर में लक्ष्मी का वास हो। सीमा दाहिने पांव की जगह बाएं पांव से कलश गिरा देती है। ये देखकर कांता की पड़ोसन विमला कहती है, आए हाय कांता, तेरी बहू ने तो घर में कदम रखने से पहले ही अपशगुन कर दिया। अब न जाने तेरे घर का क्या होगा। ये क्या किया बहू? तुझे बोला था ना कि दाहिने पांव से कलश गिराना है, लेकिन तूने बाएं पांव से गिरा दिया। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ना थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है। अगर मुझे अच्छे से सुनाई देता तो मैं भला ऐसा क्यों करती। देख ले कांता, तेरी बहू घर में घुसने से पहले ही नाटक करने लग गई। कल को ऐसा ना हो कि तेरी कोई भी बात इसको सुनाई ही ना दे। अरे चुप कर विमला, तुझे लोगों के घर में आग लगाने के अलावा कोई काम आता है क्या? अरे मेरी बहू तो लाखों में एक है। तू देख लियो, पूरे मोहल्ले में सबसे अच्छी बहू बनेगी है। सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है कांता। अरे ये सब छोड़ और आगे की रस्म को पूरी करते हैं। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। इतना बोलकर कांता सीमा की गृह प्रवेश की रस्म पूरी करती है और सीमा को कमरे में आराम करने के लिए भेज देती है। अगले दिन सुबह सीमा की पहली रसोई होती है। घर के सभी लोग सोकर उठ जाते हैं, लेकिन हमारी सीमा वो तो अभी तक सो रही होती है। ये देखकर सीमा की ननद पूजा कहती है, देख रही हो माँ, आज भाभी की पहली रसोई है, लेकिन वो तो अभी तक सो ही रही है। हाँ, कहीं इसकी तबीयत खराब तो नहीं, वरना अभी तक तो ये सोकर उठ जाती। रुक, मैं उसके कमरे में जाकर देखती हूँ। कांता सीमा के कमरे में जाती है और सीमा पर हाथ रखती है। बहू, ए बहू, सो लिया, उठ जा, सूरज सर पर चढ़ाया है। आज तेरी पहली रसोई है ना। सीमा आंखें खोलती है। माँ जी आप यहाँ, मुझे माफ़ कीजिए, मैं ना जल्दी सोकर उठ नहीं पाई। मुझे अलार्म की आवाज़ सुनाई नहीं दी। अगर मेरे कान सही होते ना तो आपको इतनी तकलीफ़ नहीं होती। अब कोई बात नहीं बहू, मुझे पता है कि तू ये सब जानबूझकर नहीं कर रही है। चल, आज तेरी पहली रसोई है ना, उसके लिए तैयार हो जा और जल्दी से नीचे आ जा। सीमा हल्की सी मुस्कान के साथ कांता को हाँ कहती है और कांता उसके कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद सीमा अच्छे से तैयार होकर रसोई में आती है और खाना बनाने लगती है। कांता सीमा को पहले ही दिन से बेटी जैसा प्यार देने लगती है। कुछ देर बाद खाना बनता है और सब बैठकर खाना खाते हैं और सीमा के खाने की खूब तारीफ करते हैं, जिसे सुनकर वो मन ही मन खुश होती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन सीमा के पति सुरेश को ऑफिस जाने में लेट हो रहा था और वो सीमा को जल्दी से नाश्ता बनाने के लिए कहता है, लेकिन सीमा तो सुनती ही नहीं। ये देखकर सुरेश को गुस्सा आता है। तुमको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं तुम्हें कब से नाश्ते के लिए बोल रहा हूँ और तुम गाना गुनगुना रही हो। क्या हुआ जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपको कुछ चाहिए था क्या?
तुम सच में बहरी हो या बस नाटक करती रहती हो ताकि कोई काम करने की जरूरत ना पड़े? कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं बहरी नहीं हूँ, मुझे बस थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है। अगर मुझे सब सुनाई देता तो क्या मैं आपकी बात को सुना करती? इतना बोलकर सीमा रोने लगती है। सीमा को रोता देखकर सुरेश को दया आती है। मुझे माफ कर दो सीमा, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मुझे तुम्हें समझना चाहिए था। कोई बात नहीं सुरेश जी, मुझे इसकी आदत हो गई है। आप चलिए, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। नहीं, रहने दो सीमा, आज मैं बाहर से ही कुछ खरीद कर खा लूँगा। तुम सो जाओ, या फिर वो तुम्हारे गाना गुनगुनाने का प्रोग्राम कंटिन्यू करो। इतना बोलकर सुरेश वहाँ से चला जाता है। सीमा अपने कमरे में सो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन सीमा फ़ोन पर बात कर रही होती है, तभी पूजा उसे देख लेती है और खुद से कहती है, भाभी फ़ोन पर बात कर रही है, बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह, लेकिन इनको तो सुनाई नहीं देता, तो इतना हंस हंस कर बातें कैसे कर सकती है? पक्का दाल में कुछ काला है। इसका पता पूजा लगा कर रहेगी। पूजा सीमा को आवाज़ देती है और सीमा फ़ोन काटकर अपने पीछे छुपा लेती है और कहती है, हाँ बोलो ना सीमा, तुम्हें कोई काम है क्या? नहीं, कुछ नहीं भाभी, लेकिन आप ये बताइए, अब हमसे क्या छुपा रही हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस थोड़ा घूमने आई थी। अच्छा, तो यहाँ आपके साथ कोई और भी है क्या? मुझे लगा आप किसी से बात कर रही थी। हाँ? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं अकेली हूँ। और तुम्हें एक राज की बात बताऊँ, किसी को बताना मत। मुझे ऊंचा सुनाई देने के अलावा खुद से बात करने की भी आदत है। हैं? लेकिन आप तो मुझसे अभी बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन की तरह बात कर रही हैं, बस आप थोड़ा ऊंचा बोल रही हैं। आपके जवाब से लगता नहीं कि आप बहरी हैं, पक्का आप नाटक कर रही हैं। तुम भी ना खामखा मुझ पर शक कर रही हो। मुझे कभी कभी साफ सुनाई देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नाटक कर रही हूँ। ये तो एक दिन पता चल ही जाएगा। झूठ ज़्यादा दिन तक छुपा नहीं रहता, याद रखना भाभी। इतना बोलकर पूजा वहाँ से चली जाती है। सीमा भी अपने कमरे में चली जाती है। दिन बीतते हैं और एक दिन सुरेश, कांता और पूजा तीनों किसी काम से बाहर गए होते हैं। उनके जाने के बाद सीमा की दोस्त रिया के घर पर आती है। सीमा उसे पानी देती है और कहती है, और बता रिया, तेरे घर में सब ठीक है ना? हाँ यार, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन मैं तो अपनी सास से बहुत परेशान हूँ। आए दिन ताने मारती रहती है, ऊपर से मेरी ननद आग में घी डालने का काम करती है। अरे हर घर की यही कहानी है, लेकिन मेरे घर का ना कुछ अलग है। मैं तो अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ, कोई भी मुझे रोकता टोकता नहीं है। लेकिन तूने ऐसा क्या किया जो तुझे कोई कुछ बोलता नहीं? मुझे भी बताओ ना। अरे नहीं नहीं नहीं, ये बहुत सीक्रेट है, ये चीज़ छुपी रही यही अच्छा है। सीमा और रिया आपस में बात कर रहे थे, तभी वो तीनों अचानक से घर आ जाते हैं और सीमा को हंसते हुए बात करते देख लेते हैं। सीमा, आप लोग इतनी जल्दी आ गए? लेकिन आप लोग तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना? अच्छा हुआ हम लोग आज ही आ गए भाभी, वरना हम लोग तो आपकी इस रूप को देख ही नहीं पाते। मुझे आप पर पहले से ही शक था, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं था। पर आज शक यकीन में बदल गया और सबूत भी मिल गया। बहू, तुझे तो सुनाई नहीं देता था ना, लेकिन आज तुझे देखकर लगता तो नहीं कि तेरे कान में कोई दिक्कत है। मैंने तुझे बेटी जैसा प्यार दिया और तूने हमें ही धोखा दिया और बहरी होने का नाटक करती रही इतने दिनों से। सीमा, तुझे सुनाई नहीं देता? ये तो तूने मुझे कभी नहीं बताया। और तो और तूने अपनी ससुराल वालों से झूठ तक बोल दिया। अरे ऐसी झूठ से अच्छा है कि मेरी सास मुझे ताना देती रही। तेरे जैसे दोस्त के साथ मुझे नहीं रहना। रिया सीमा को ही उल्टा सुनाकर चली जाती है। रिया के जाने के बाद सुरेश कहता है, तुम्हें ये सब करते हुए शर्म भी नहीं आई? हम लोगों ने तुम्हें प्यार दिया और उस प्यार के बदले तुमने हमसे झूठ बोला।
अरे जाने दे बेटा, इसकी कोई गलती नहीं। हमने ही शायद प्यार में कोई कमी छोड़ दी होगी। चल चलते हैं। कांता की बात सुनकर सीमा को बहुत अफसोस होता है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने ये सब बस इसलिए किया क्योंकि मुझे बचपन से सिखाया गया था कि सास बहुत खड़ूस होती है, अपनी बहुओं पर अत्याचार करती हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगी। आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगी। सीमा इतना बोलकर कांता से रोकर माफ़ी मांगने लगती है। सीमा की आंखों में आंसू देखकर कांता का दिल पिघल जाता है और वो सीमा को गले लगाकर माफ़ कर देती है। पर भाभी, आप ना ऊंचा सुनने के साथ साथ वो ऊंचा बोलने की जो एक्टिंग करती थी ना मान गए भाभी, आपको तो टीवी सीरियल में काम करना चाहिए था।